हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संकल्पना में। मैं हूं शेखर गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना विमीय विश्लेषण का अगला अनुप्रयोग, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। बच्चों, अब तक हम अपनी विमाओं के अनुप्रयोग में हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहला, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना और किसी भौतिक समीकरण की संतुलन की जांच करना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और आज शुरू करते हैं अपना तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें हमें बदलना है मात्रकों को। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ पहली वीडियो, जिसमें हमने शुरू किया था भौतिक राशियाँ। बच्चों, आपको पता है भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मापा जा सकता है। आज एक बात नहीं जानेंगे आप, पता तो सबको है, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं वो आज आप सीख जाएंगे। किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आपको चाहिए होती है दो चीज़ें। एक होता है परिमाण और साथ में होता है मात्रक। अब ये क्या होते हैं? मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपने दुकानदार से मांगा चीनी 2 किलोग्राम। तो बच्चों, ये जो 2 है ये है आपका परिमाण और ये जो किलोग्राम है ये है आपका मात्रक। मैंने कहा कि मुझे 3 मीटर तार चाहिए, 3 मीटर। तो ये जो 3 है ये बच्चों हमारा परिमाण है और ये जो मीटर है ये हमारा मात्रक है। मतलब दुनिया में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए आपको एक मात्रक चाहिए होता है और साथ में उसका परिमाण। मैं परिमाण को प्रदर्शित करूंगा n से और मात्रक को प्रदर्शित करेंगे u से। नंबर मान लेंगे और मात्रक यूनिट। तो परिमाण को n से प्रदर्शित करेंगे और मात्रक को u से, यूनिट। इसका मतलब कि जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि कोई भी, उसको प्रदर्शित करते हैं किससे? NU से। N नंबर, U यूनिट, परिमाण और मात्रक। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे आज के अपने टॉपिक में, जो हमें पढ़ना है मात्रकों का बदलाव, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना। बच्चों, थोड़ी सी और बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। सबको पता है ये बात, सबसे सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया। और एक लेते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये क्या है? नंबर, मात्रक। ये है हमारा परिमाण और ये हमारा मात्रक। ये हमारा परिमाण है और ये हमारा मात्रक है। और बच्चों चलो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये मीटर और ये सेंटीमीटर एक जैसे मात्रक हैं? अलग अलग हैं। मीटर अलग होता है, सेंटीमीटर अलग होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मीटर और सेंटीमीटर बराबर नहीं होते। मतलब अगर मैं इसको कहूँ N1 और इसको कहूँ U1, इसको कहूँ N2 और इसको कहूँ U2, तो बच्चों मैं साफ साफ ये देख पा रहा हूँ कि U1 नॉट इक्वल्स टू U2। मीटर सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, U1 U2 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ, क्या एक 100 के बराबर है? नहीं है भाई। मतलब N1 N2 के बराबर नहीं है, N1 N2 के बराबर नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि N1 U1 किसके बराबर होता है? N2 के। N1 U1 बराबर N2 U2। क्लियर है क्या मेरी बात? मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, जब एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते हैं, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते हैं, तो उस भौतिक राशि का परिमाण और मात्रक क्या रहते हैं? नियत। बच्चों, 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। अगर मैं कहूँ कि क्या 100 के बराबर है? नहीं है। मीटर सेंटीमीटर के बराबर है? नहीं है। लेकिन 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर। मतलब किसी भौतिक राशि का परिमाण
और उसका मात्रक, परिमाण और उसका मात्रक का गुणनफल क्या रहता है हमेशा, नियत। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर अलग अलग चीज़ हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? चलो हम इसको समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। क्या बच्चों किलोग्राम और ग्राम बराबर है? नहीं है। क्या 1 और 1000 बराबर है? नहीं है। लेकिन बच्चों 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1000 ग्राम के। इसको कहता हूँ N1, इसको कहता हूँ U1, इसको बोलते हैं N2 और ग्राम को बोल लेंगे U2। क्या N1 N2 के बराबर है? नहीं है। N1 U1 U2 के बराबर है? नहीं है। लेकिन N1 U1, यहाँ लिख रहा हूँ N1 U1 किसके बराबर है? N2 U2। और ये क्या है बच्चों? ये देखो, ये है परिमाण और ये है मात्रक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि NU बराबर नियतांक है, नियत है। आप ये नहीं कह सकते ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, नहीं, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। मतलब किसी भौतिक राशि का परिमाण और उसके मात्रक का गुणनफल क्या रहता है? नियत। ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के बाद जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम उनमें यूज करेंगे N1 U1 बराबर N2 U2। थोड़ी सी बातें समझ लेंगे। ये है पहला मात्रक और उसका परिमाण, ये है दूसरा मात्रक और उसका परिमाण। मान लीजिए हमें N1 दिया, U1 दिया और कहा कि उसको U2 में बदलो और वो कितना होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? N2। मतलब इन तीनों में से, इन चार में से 1 2 3 4 हमें 3 चीज़ें दी होंगी और एक हमें निकालनी होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम ध्यान रखेंगे इसको कि ये कैसे आया। अब बच्चों यहाँ ये अनुप्रयोग नंबर 3 है हमारा, इसकी हेडिंग लगा लेते हैं, बाद में आगे बात करते हैं फिर। अनुप्रयोग नंबर 3 क्या अनुप्रयोग है? मात्रकों को बदलना या मात्रकों का परिवर्तन। मात्रकों का परिवर्तन। कैसे कैसे सवाल होंगे बच्चों इसमें? इसमें हो सकते हैं कि 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, ऐसे सवाल होंगे इसमें। तो देखिए आप कि मुझे मात्रक को बदलना है। यहाँ मात्रक है मीटर पर सेकंड और यहाँ है किलोमीटर पर घंटा। तो आपको पता ही चल गया कि आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रकों का परिवर्तन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं। इसको पढ़ने से हेडिंग यही रहेगी, लेकिन इससे पहले हम काम करेंगे मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ। बच्चों आपने कुछ पद्धतियों का नाम सुना भी होगा, बता देता हूँ। जैसे एक होती है MKS, कई जगह इसमें बाद में A लिख देते हैं MKSA, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई। एक होती है CGS, एक होती है FPS और एक होती है बच्चों SI। ये मेनली हमारे 4 सिस्टम है, हमारे पद्धतियां हैं हमारी 4। अब है क्या ये और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और 4 की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या एक से काम नहीं चल सकता था? तो उसके लिए हम अभी बात करने वाले हैं। हुआ क्या बच्चों, जब पुराने टाइम में चीज़ों को मापने की ज़रूरत पड़ी, जैसे लंबाई मापना और द्रव्यमान मापना या समय मापना, तो अलग अलग जगह के लोग उसको अलग अलग तरीके से मापते थे। टाइम बढ़ता गया, चीज़ें नई नई आती गई हमारे सामने और मापने का तरीका बदलता गया। फिर क्या हुआ कि कुछ जगह लंबाई को अलग तरीके से मापा गया, समय को अलग तरीके से मापा गया, द्रव्यमान को अलग तरीके से मापा गया,
और इनके मापने के आधार पे ही हमारे क्या तैयार हुए, पद्धतियाँ। हमारे सामने 4 पद्धतियाँ लिखी हुई हैं, MKS, इनका मतलब जानेंगे हम, CGS, FPS एंड SI। अब ये होती क्या है, तो बच्चों ये जो M है, इस M का मतलब है मीटर। क्या मतलब है इसका, मीटर। ये K क्या है, इसका मतलब है बच्चों किलोग्राम। इस S का मतलब है बच्चों सेकंड, इसका मतलब है सेकंड। अभी पढ़ते जाएं फिर आपको अच्छे से और समझ। इस C का मतलब क्या है, इसका मतलब है सेंटीमीटर, जिसको आप सेमी पढ़ते हो, सेंटीमीटर। इस G का मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों ग्राम। इस S का मतलब क्या है बच्चों, सेकंड। इस F का मतलब क्या है बच्चों, फुट या फीट, जो भी आप लिखते हो, फुट भी लिख सकते हैं, फीट भी लिख सकते हैं। इस P का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है पौंड। और इस S का मतलब फिर से क्या है बच्चों, सेकंड। और इसकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद SI की। अब है क्या, अब सुनो, एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। जिसमें लंबाई को किस में मापा जाए, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाए, किलोग्राम में। और समय को किस में मापा जाए, सेकंड में। ऐसी पद्धति को बोलते हैं बच्चों MKS। समझ गए ना, क्या समझे, कि M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में मापा जाए, ऐसी पद्धति को बोलते हैं MKS पद्धति। हमारे भारत में यही पद्धति अपनाई जाती है। हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा कि हम ग्राम में मापते हैं, तो बच्चों वो तरीके अलग होते हैं। जो एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारा, वो हमारा ये है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। कुछ जगह लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और सेकंड समय को मापते हैं सेकंड में। और ऐसी पद्धति को बोलते हैं CGS पद्धति, जिसमें लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड में मापा जाए, CGS पद्धति कहलाती है। आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा, F का मतलब फिट, मतलब लंबाई को किस में मापेंगे, फिट में। और आपके द्रव्यमान को मापेंगे पौंड में। और बच्चों समय को फिर से किस में मापेंगे, सेकंड में। ऐसी पद्धति को बोलेंगे FPS पद्धति। अलग अलग जगह अलग अलग पद्धतियाँ चलती हैं, हमारे भारत में ही चलती हैं। जैसे ये चलती हैं हमारी, कहाँ, ये चलती हैं हमारी इंग्लैंड में, FPS। अलग अलग जगह चलती है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके की पद्धतियाँ हमारे पास हैं। अब इसकी ज़रूरत, ये क्या है SI, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, सिस्टम पद्धति ऑफ मेजरमेंट। ठीक है जी। अब हुआ क्या, अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग हिसाब से माप रहे थे चीज़ों। अब भारत का कोई आदमी एक तार लेता है, उसको कहता है 1 मीटर है ये, और दूसरे देश का आदमी जहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे, वो कह रहा है कि नहीं ये 1 मीटर नहीं, ये तो 100 सेंटीमीटर है भाई। तो ये अड़चने पैदा हुई जब अलग अलग जगह पे पद्धतियाँ अलग अलग थी। जब एक दूसरे देश के लोग आपस में मिलना शुरू हुए, तो उनके सामने प्रॉब्लम हुई। मान लीजिए एक यहाँ वाला मिल रहा है MKS वाला, और एक यहाँ CGS वाला, तो वो कह रहा है कि भाई ये मीटर 1 मीटर है, ये वाला कहता है कि ये 100 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए कि ये चीज़ें हमें परेशान ना करें, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो पूरे दुनिया में चलता हो। जब में लोग आपस में मिलेंगे तो फिर वे अपने अपने सिस्टम को छोड़ के इस वाले सिस्टम को यूज करेंगे। भले ही वे अपने घर में किसको यूज कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी वे आपस में मिलेंगे अलग अलग जगह के लोग, तो वे किसको यूज करेंगे, SI को। और SI का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अब यहाँ ये ऐसा ही बच्चों, ये बिल्कुल कैसा है MKS का। यहाँ लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। तो उम्मीद है आपको पद्धतियाँ सब समझ आई होंगी, मापन की पद्धतियाँ, और इनको पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे आने वाले टाइम में समझ आएगा, और आप इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। कितने सिस्टम है, 3। ये तो चौथा तो फिर बना दिया भाई सबके लिए, MKS, CGS, FPS। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम, समय सेकंड। लंबाई फुट या फीट, द्रव्यमान पौंड, समय सेकंड। और फिर ये बनाया कि जिससे हमें परेशानियां ना हो जब हमें एक दूसरे से मिले अलग अलग पद्धतियों वाली जगह के लोगों से। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपना प्रयोग नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ना है मात्रकों का परिवर्तन। और इसमें समझने के लिए आपको बस वो ही बात ध्यान रखनी है जो अब तक हमने शुरू की थी। और हमने क्या शुरू किया था, क्या क्या समझा था कि N1U1 किसके बराबर होता है, N2U2 के। मुझे पता है ये आपको समझ आ गया होगा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब ये जो NU है, परिमाण और मात्रक, ये हमेशा इनका गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। इसी को हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। और पहला क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों में, और पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब ये क्या है बच्चों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। सबसे पहले आपको पता करना है कि N1 कितना है, तो N1 कितना है, 18 है। फिर आपको पता करना है कि U1 क्या है, U1 है बच्चों आपका किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों इसको ऐसा ना लिख के आप इसको लिखेंगे U1 को, किलोमीटर क्या है, लंबाई, तो आप इसको लिखेंगे L बटे घंटा क्या है, समय, टाइम, T, और T ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा T-1, तो ये बना LT-1। और क्योंकि ये पहला सिस्टम है, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पैरों में लिख देंगे 1 क्या समझ आई मेरी बात, नहीं आई सुनना। किलोमीटर को क्या लिखेंगे, लंबाई को L बटे घंटा, समय को T। जब बच्चों T ऊपर जाएगा तो ये बनेगा LT-1। तो आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा ना लिख के लिखेंगे LT-1, हाँ या ना। और क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो उसके पैरों में भी हम क्या लिखेंगे, 1। या ये समझ लीजिए कि ये पहला मात्रक है इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे, ये दूसरा मात्रक है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। अब N2 कितना है बच्चों, अब तो इसमें तो बदलना ही है, इसका मतलब हमें N2 निकालना है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसका मान तो हमें निकालना है। तो N2 का हमें मान पता नहीं है। U2 कितना है बच्चों, ध्यान रखें आप कि अगर आप इस चीज को इसमें बदल रहे हैं, ध्यान रखना, तो इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र एक ही होता है। देखो यहाँ मीटर क्या है, लंबाई L, और बटे T के समय क्या है T, तो ये क्या बनेगा LT-1। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे LT-1, लेकिन ये क्योंकि दूसरा मात्रक है इसको लिखेंगे 2। समझ आया क्या बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते हम कि जो चीज़ हम बदल रहे हैं उसका विमीय सूत्र अलग हो और जिसमें बदल रहे हैं उसका विमीय सूत्र अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर आपको ध्यान से देख रहे हो आप, तो ये चाल है, और हम चाल को किस में बदल सकते हैं, चाल में। हम चाल को समय में नहीं बदल सकते, हम चाल को बल में नहीं बदल सकते। हम बल को बल में बदल सकते हैं, दाब को दाब में बदल सकते हैं। हम दूसरी पद्धति मतलब दूसरी भौतिक राशि में नहीं बदल सकते। तो बच्चों मुझे N1 पता चला, मुझे U1 पता चला, N2 मुझे निकालना है, U2 मुझे पता है। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, N1U1 बराबर N2U2।
और n1 कितना है 18, u1 कितना है बच्चों L1 T1 माइनस 1, n2 मुझे निकालना है और u2 कितना है L2 T2 माइनस 1। यहाँ से n2 हमने उधर ही रखा, यहाँ लिखा 18, L1 L1 T1 माइनस 1 और अपॉन में इसको उठा के लिया है सारे को, तो इसको लिखूंगा L2 T2 माइनस 1। समझ आया क्या? इस पूरे को इसके नीचे उठा के लिया है बच्चों, ये समझाने के लिए किया मैंने, वरना मैं इसको सीधा कैसे लिखूंगा। अब देखो ये समझ आ गया था ना, इसको मैं लिखूंगा L1 के अपॉन में L2, L1 अपॉन L2, पावर कितनी है इसकी 1, यहाँ है T1 अपॉन में आएगा T2 और बच्चों दोनों की पावर कितनी है -1, तो यहाँ क्या लिखा -1। अब मुझे बताइए L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है लंबाई पहले में है। पहले में बच्चों लंबाई किस में है? ये है ना पहला, और ये दूसरा। पहला वो जिसको बदल रहे हैं, दूसरा वो जिसमें बदल रहे हैं। तो L1 का मतलब है लेंथ इन फर्स्ट, लंबाई पहले में कितनी है किलोमीटर, तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा बड़े प्यार से किलोमीटर। L2 का मतलब है लेंथ इन सेकंड, लेंथ इन सेकंड कितना है मीटर, तो बच्चों मैंने यहाँ क्या लिखा मीटर। T1 का मतलब है टाइम इन फर्स्ट, टाइम इन फर्स्ट क्या है घंटा, समय कितना है पहले में घंटा। T2 का मतलब है बच्चों टाइम इन सेकंड, और टाइम इन सेकंड कितना है सेकंड, तो हमने यहाँ लिखा सेकंड, और पावर कितनी -1। अब कुछ नहीं बचा, अब आसान हो गया काम बेटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने लिखा 1000 मीटर और नीचे रहने दिया मीटर। 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, तो मैंने लिखा 3600 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 कितना हुआ 3600 सेकंड बटे इसमें नीचे क्या है सेकंड, और पावर कितनी -1। अब देखो मीटर से मीटर गायब, सेकंड से सेकंड गायब, और यहाँ लिखा n2, n2 की वैल्यू निकाल लेना, और ये है 18, ऊपर है कितना 1000, और यहाँ है 3600 की पावर -1, 3600 की पावर -1। अब ध्यान दो, इसको लिख लूँ 18 गुना 1000, 3600 की पावर -1 है। अगर मैं 3600 को बच्चों नीचे लेता जाऊं तो पावर कितनी हो जाएगी +1। पता है ना आपको कि नीचे से ऊपर जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे पावर का चिन्ह बदल जाता है। ऊपर कितनी पावर है -1, नीचे आके कितनी होगी +1। 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 18 से 36 गायब, तो ऊपर बचा 10, 18 दूनी 36, 2, तो यह आया 5 मीटर प्रति सेकंड n2। मतलब बच्चों जब हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आंसर आएगा 5। ये है हमारे मात्रकों का परिवर्तन। क्या आपको समझ आया कि हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया बच्चों, बहुत आसानी से हमने ये किया। सबसे पहले ये देखा कि किसको किस में बदलना है, इसको इसमें बदलना है, मतलब ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। यहाँ मान कितना है 18, तो इसको बोलना n1। यहाँ मुझे मान निकालना है तो n2 हमें निकालना है। यह है u1 पहला मात्रक और ये है हमारा दूसरा मात्रक, और फिर फॉर्मूला लगा दिया n1 u1 बराबर n2 u2। बच्चों इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आप इसको बात को ध्यान रख लें। जब भी हमें मात्रक परिवर्तन करने होंगे हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। पहले तरीके का सवाल हो गया, एक और करते हैं इसी हिसाब का, इसी तरीके का, बहुत आसान सा। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो वो क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे पहले, नहीं होगा तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना बिना ट्राई किए आप इसको ना देखें। क्या करना है हमें, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को मिनट प्रति, इसको बोल देता हूं मैं किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलिए।
अभी देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखना है कि n1 कितना है, u1 कितना है, n2 मुझे निकालना है और u2 मेरा कितना है। इसको बदल रहे हैं तो ये u1, इसमें बदल रहे हैं तो ये u2। जिसको बदलते हैं वो पहला और जिसमें बदलते हैं वो दूसरा। चलिए लगाते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। n1 कितना है बच्चों 9.8। u1 अब कैसे लिखें भाई u1? अब देखो ध्यान से, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है मीटर, क्या मीटर, और मीटर होती है लंबाई, तो यहाँ लिख देंगे l। बटे का मतलब नीचे है सम सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम होता है ना सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा t, और नीचे से ऊपर जाएगा तो बच्चों ये बनेगा -2। ये बटे में है ना, सेकंड की पावर कितनी है 2, ऊपर जाएगी तो कितना बनेगा -2। और चूंकि ये पहली पद्धति है तो हमने लिखा है यहाँ 1 n2 मुझे निकालना है, और u2 क्या होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ बस क्या बदल दो 1 को 2 कर दो, L2 T2 -2। और जिसको लग रहा है कैसे किया वो यहाँ देख ले। किलोमीटर क्या है लंबाई, तो इसको लिखा L2, मिनट क्या है समय, इसको लिखा T2, और पावर कितनी लिखी -2, क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ है। वरना सबसे सिंपल ये है कि बस यहाँ देख लो 1 की जगह यहाँ क्या कर दो 2। मुझे निकालना है n2, इसको वहीं रखा, ये रखा 9.8 L1/L2, L1/L2। ये इस चीज़ को यहाँ ले आओ उठा के, T1/T2, T1/T2 दोनों की पावर कितनी -2। अब आते हैं, बस हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें बच्चों। L का मतलब है लंबाई, मतलब लेंथ, पहले में कितनी है मीटर, तो यहाँ लिख देता हूँ मीटर। L2 का मतलब है लंबाई लेंथ इन सेकंड, दूसरे में लंबाई कितनी है किलोमीटर, तो यह आ गया किलोमीटर। T1 कितना है, T1 का मतलब समय, पहले में कितना सेकंड। T2 का मतलब है समय टाइम सेकंड, कितने में दूसरे में, कितना है मिनट, हाँ या ना, और पावर कितनी बच्चों -2। ध्यान से देखो, L का मतलब लेंथ, T का मतलब टाइम, लेंथ इन फर्स्ट मीटर, लेंथ इन सेकंड किलोमीटर, टाइम इन फर्स्ट सेकंड, टाइम इन सेकंड मिनट, दूसरे में टाइम कितना है मिनट, तो लिख दिया। तो यहां से n2 निकाला हमने बच्चों 9.8 1 मीटर में। चलो मीटर को जुगा तो रखते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो मैंने लिखा 1000 मीटर। पावर 1 है कोई दे, 1 सेकंड को सेकंड रहा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, वरना मैं सेकंड को मिनट में भी बदल सकता हूं, लेकिन मैं मिनट को सेकंड में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा 60 सेकंड। आ रहा होगा ना आपके दिमाग में कि हम सेकंड को क्यों नहीं बदल रहे, मिनट को बदल सकते हैं। सेकंड को फिर क्या लिखेंगे 1/60 मिनट, इससे अच्छा हम क्या लिख लें मिनट को 60 सेकंड। और पावर कितनी बच्चों -2, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। 9.8 बटे में कितना है 1000, यहाँ है 1/60 की घात कितनी -2। अगर बच्चों मैं इसको उलट दूं, इसको 1/60 को 60 कर दूं, तो उसकी घात अभी कितनी हो जाएगी, तो पता है ना उलट देने पे साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस क्या हो गया प्लस। 9.8 बटे 1000, 60 का स्क्वायर होगा 3600, करके देख लेंगे, 2 0 से 2 0 गई, और यह है 9.8 गुना 36/10। और बच्चों जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा किस में, किलोमीटर प्रति मिनट के स्क्वायर में। और ये था हमारा दूसरा सवाल। आ गया ना समझ, कोई भारी चीज़ है क्या भाई, आसान है, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लो, फिर तो क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन अलग तरीके के थे। अब मैं आपको इसका एक अलग क्वेश्चन बताऊंगा, एक अलग तरीका बताऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन जो इतना आसान नहीं होगा, काम यही करना है सारा, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने से मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। कैसे, वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है,
न्यूटन को डाइन में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। आपने कहा भाई अलग क्या है, वही तो है वहां, आप किसको बदलवा रहे थे, मैं लिख देता हूं अलग से यहां। आप बदलवा रहे थे किसको, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को। किस में बदलवा रहे थे, मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई यहां भी तो बस 1 न्यूटन को किस में बदलना, डाइन में। ये क्या था N1, ये क्या था U1, N2 मुझे निकालना था, ये क्या था U2। ऐसे ही यहां है, ये क्या है N1, न्यूटन क्या है U1, डाइन क्या है U2 और N2 मुझे निकालना है। तो मैं तो लगा दूंगा भाई N1 U1 बराबर N2 U2। लेकिन बच्चों यहाँ एक दिक्कत यह है कि हमारे पास जब यहाँ था तो हमारे पास V में सूत्र था, किलोमीटर को क्या लिख रहा था हमें L, और घंटे को क्या लिखा था समय, और पावर कितनी थी -1। तो बच्चों यहां दिक्कत, यहां हमारे पास क्या था, देखो यहां ना हमारे पास उसने क्या दे रखा था, पी में सूत्र। यहां से मैं निकाल सकता हूं किलोमीटर L बटे का मतलब माइनस पावर आ जाएगी समय T -1। तो मुझे ना V में सूत्र पता था। दिक्कत यहां क्या है, यहां मुझे बच्चों साफ साफ में यहां से V में सूत्र नहीं पता कर सकता। अब न्यूटन को V में सूत्र क्या लिखूं मैं, दिक्कत है ना मेरे साथ। वहां तो मैंने देख लिया था किलोमीटर क्या होती है, लंबाई होती है, घंटा क्या होता है, समय होता है। तो मुझे पता चल गया आराम से किसका V में सूत्र क्या है। लेकिन न्यूटन का V में सूत्र वही लिख पाएगा जिसको ये पता होगा कि न्यूटन किसका मात्रक होता है। यहां तो नहीं, मैंने आपको पूछा था कि ये किसका मात्रक है, कोई जरूरत नहीं थी। जिनको पता है उसको पता है कि ये चाल का है या वेग का है। दूसरा क्वेश्चन किया था हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां तो नहीं पूछा हमने किसका मात्रक है, वो किसका मात्रक था, त्वरण का। नहीं जरूरत पड़ी तो हमने नई बात की उसकी। लेकिन बच्चों ये सवाल वही आदमी कर पाएगा जिसको ये पता है कि न्यूटन किसका मात्रक है। जब तक हमें ये नहीं पता कि न्यूटन किसका मात्रक है तो हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे। अब मुझे उम्मीद है ज़्यादातर को ये पता होगा कि न्यूटन मात्रक होता है किसका, बल का। चलिए बहुत बढ़िया। और बल का तो मुझे V में सूत्र पता है, क्या होता है mLT -2। हो गया काम आसान। अभी थोड़ी सी और दिक्कत आएगी, लेकिन इतना हमने पहचान लिया कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल का V में सूत्र होता है mLT -2। तो बच्चों U1 क्या बनेगा, U1 m1 L1 T1 की पावर -2, और U2 क्या बनेगा m2 L2 T2 की पावर -2। जब मैंने U1 लिखा तो पैरों में 1 1 लिख दिया, जब मुझको U2 लिखना था पैरों में क्या लिख दिया, 2 2 लिख दिया। अब मेरे पास N1 कितना है, N1 है 1 और N2 मुझे निकालना है। तो हमने कहा हो गया काम, और हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया N1 U1 बराबर N2 U2, ये वाला। N1 रखा 1 और U1 रखा बच्चों कितना, m1 L1 T1 -2, और N2 मुझको निकालना है, और U2 लिखा m2 L2 T2 -2। यहाँ से N2 कितना आ जाएगा, m1 के अपॉन में m2। एक ही जैसा है ना तरीका, कोई भारी चीज है क्या, नहीं भाई। L1 L2, L1 के अपॉन में L2, T1 के अपॉन में T2, और पावर कितनी -2, क्योंकि इस वाक्य की पावर 1 1 थी, इसकी -2 थी, तो लिख दिया मैंने -2। अब पेज फिर से फंस गया यहाँ बच्चों,
क्या फंसा कि वहां तो मुझे पता था कि मीटर पर सेकंड है तो लंबाई मीटर में है, अब की बार मुझे पता ही नहीं है कि ये m क्या है, ये l क्या है। इस m का मतलब जानते हो ना, m का मतलब मास, l का मतलब लेंथ, t का मतलब टाइम। तो मुझको यहाँ क्या लिखना है, m का मतलब मास, मास मैंने द्रव्यमान इन फर्स्ट, फर्स्ट कौन है न्यूटन, सेकंड कौन है डाइन, ये कौन है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड। तो मुझे यही भी पता है कि यार मास को, द्रव्यमान को किस में मापा गया, फिर से पेच फंसा। अब इसका सॉल्यूशन तब निकलेगा जब आपको बच्चों ये पता होगा कि न्यूटन किस पद्धति का मात्रक है। कितनी पद्धति पढ़ी हमने, 3, और चौथी तो सबके लिए, MKS, FPS और CGS। तभी तो पता चलेगा कि न्यूटन किसका, न्यूटन किस में है अगर पता हो मुझे। तो बच्चों ध्यान रखना, न्यूटन होता है MKS पद्धति में और डाइन होता है CGS पद्धति में। अब भैया ये कैसे याद करें हम, तो ये टाइम के साथ हो जाएगा याद जब आप इनको पढ़ेंगे। इसका और कोई तरीका याद करने का नहीं है कि कोई लॉजिक हो कि भाई कैसे याद हो जाए, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा तब जब आप आगे बढ़ोगे। 2-3 ही मिलेंगे। न्यूटन किस में होता है, MKS में, डाइन किस में है, CGS में। समझ आ गया। अब M1 का मतलब है मास इन फर्स्ट, मास मैंने द्रव्यमान इन फर्स्ट, और फर्स्ट कौन है ये, और यहाँ मास किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। तो यहाँ लिखा बच्चों मैंने किलोग्राम में। मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कर लेंगे तो आपको हो जाएगा भैया। मैंने कहा M का मतलब मास इन फर्स्ट, मास मैंने द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापा गया, तो आपने कहा भाई किलोग्राम में, तो आपने किलोग्राम लिख दिया। M2 का मतलब है मास इन सेकंड, और सेकंड कौन है, CGS, और यहाँ मास क्या है, ग्राम, तो आपने लिखा ग्राम। मुझे पता है आप लोग कहाँ फंसोगे, आप इसको मास को m सोच लोगे, नहीं भाई, m का मतलब है मीटर, ये पद्धति है, और यहाँ m का मतलब है मास। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। m का मतलब मास इन फर्स्ट, मास इन सेकंड। अब है L1, L का मतलब है लेंथ, लेंथ इन फर्स्ट, और लेंथ क्या है फर्स्ट में, मीटर, तो हमने कहा यहाँ लिखते हैं मीटर। और L2 का मतलब लेंथ इन सेकंड, लेंथ लंबाई किस में, दूसरे में, और दूसरे में लंबाई क्या है, सेंटीमीटर, तो हमने यहां लिखा सेंटीमीटर। T1 टाइम इन फर्स्ट, सेकंड, तो यहां लिख देंगे सेकंड में मापा गया टाइम। T2 का मतलब है टाइम इन सेकंड, दूसरी पद्धति में समय, तो यहां भी समय क्या है, सेकंड। नहीं समझ आएगा तो आप इसको 1-2 बार करके देखेंगे, आसानी से हो जाएगा। किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम, तो किलोग्राम को लिखा 1000 ग्राम, और अपोन में लिखा बच्चों ग्राम। मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर, जो का तो लिख दिया। और बच्चों सेकंड से सेकंड गया तो यहाँ बचा 1, और 1 की पावर -2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यह है 1000 गुणा 100, और बच्चों 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो 3 और 2 5, 10 की घात 5, तो N2 कितना आया बच्चों, 10 की घात 5। मतलब 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। मतलब अगर आप 1 न्यूटन को, न्यूटन किसका मात्रक है, सबसे पहले ध्यान दो, न्यूटन है बल का मात्रक, और किस पद्धति में, MKS में। जब तक ये बातें नहीं होंगी, ये वाले क्वेश्चन जिसमें हमें मात्रक नहीं पता होता सीधा सीधा, वहाँ तो आसान था, मीटर पर सेकंड पता है, ML माइनस LT -1 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किसका है, त्वरण का, वहाँ आसान है। लेकिन जहाँ ऐसे होंगे जिनका हमें नहीं पता चलेगा, वो हमें याद करने पड़ेंगे बच्चों। तो न्यूटन किस में है, MKS में, और डाइन किस में है, CGS में। तो हमने MKS को किस में बदला, CGS में। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के। क्या आपको ये समझ आया? अगर आपको ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे पहले, और हम करते हैं 4th क्वेश्चन। और 4th क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन लिखेंगे 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी उसी तरीके का है, तीसरे जैसा। 1 अर्ग को, सॉरी ऐसा कर ले, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। उल्टा भी कर सकते हैं, अर्ग को जूल में बदल सकते हैं। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे। सबसे पहले आपको पहचानना पड़, देखो ये उतना आसान नहीं है जितना वहां था कि यहाँ 1 मीटर पर सेकंड, वहां से हमें पता चल रहा था सीधा सीधा कि इसका विमीय सूत्र क्या है। अब मुझे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि जूल किसका मात्रक है। तो जूल मात्रक होता है बच्चों कार्य का या ऊर्जा का। तो अर्ग भी किसका ही होगा, अब ये तो किसी और का नहीं हो सकता भाई। जूल अगर कार्य का है और जूल को बदलना है, इसका मतलब अर्ग भी किसका ही है, कार्य का। तो जूल और अर्ग दोनों किसके मात्रक होते हैं, कार्य के या ऊर्जा के। लेकिन जूल जो होता है बच्चों वो होता है एमकेएस में और अर्ग होता है आपका सीजीएस में। अब तो आसान हो गया आपके लिए। जूल किस में है, एमकेएस में, अर्ग किस में है, सीजीएस में। तो आपने कहा N1 कितना है 1, N2 मुझे निकालना है, U1 कितना हो जाएगा और U2। अब कार्य की का विमा क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र mL²T-2। मैंने फिर से कहा कि आपको विमीय सूत्र याद होने चाहिए, तभी हमारा काम आसान होगा। अब U1 लिख रहा तो पैरों में लिख दूंगा 1 1 M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2। U2 लिखूंगा तो पैरों में क्या लिख दूंगा M2 L2 का स्क्वायर T2 की पावर -2 और लगा देंगे अपना फॉर्मूला N1 U1 = N2 U2। अब तो आपके समझ आ गया होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। N1 की वैल्यू, चलो इसको ना 10 जूल कर लेते हैं। आप कहोगे कि हर बार ये 1 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 10। तो N1 की वैल्यू 10 और U1 कितना M1 L1 का स्क्वायर T1 माइनस की पावर 2, T1 की पावर -2। N2 मुझको निकालना है और M2 कितना, U2 कितना है M2 L2 का स्क्वायर T2 की पावर -2। N2 निकालना है, उसको वहीं रखा, यहाँ है हमारा 10। M1 के अपॉन में आएगा M2, M1 अपॉन M2, L1 के अपॉन में आएगा L2 और पूरे की पावर कितनी बच्चों 2। T1 के अपॉन में आएगा T2 और पावर आएगी -2। अब फिर से वही, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको जम के और काम हो जाएगा आसान। M का मतलब है मास इन फर्स्ट। अब समझ ही गए होंगे मास क्या होता है, द्रव्यमान। पहले में द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो यहाँ लिखूंगा किलोग्राम। यहीं फंसेंगे अगर आप फंसेंगे बस थोड़ा सा, लेकिन आपको फंसना नहीं है, अच्छे से करना है इनको भाई। M2 का मतलब है मास इन सेकंड, ग्राम। L1 का मतलब है लेंथ इन फर्स्ट, मीटर। लेंथ समझ रहे हो ना, मीटर लंबाई। L2 लेंथ इन सेकंड, सेंटीमीटर। T1 टाइम इन फर्स्ट, T1 का मतलब टाइम इन फर्स्ट, कितना, सेकंड। T2 का मतलब टाइम इन सेकंड, सेकंड। और पावर कितनी, -2 और यहाँ 2, सेकंड से सेकंड गया। किलोग्राम 1000 ग्राम। अब ये तो पता है, तो मैं चल गया पता कि क्या करना है। मीटर 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है सेंटीमीटर। अब ये नहीं है कि नीचे मिलीमीटर में और ऊपर सेंटीमीटर लिख दो और उसको काट दो, दोनों एक जैसे होने चाहिए। और पावर कितनी 2 बच्चों, सेकंड से सेकंड गया 1 और पावर -2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यार 10 गुणा 1000 और 100 की घात 2 मतलब 100 गुणा 100, हाँ या ना। और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो रहता है 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 की घात 8। और ये किस में बदला हमने, अर्ग में। और किसको बदला, 10 जूल में, 10 जूल को। मतलब 10 जूल
10 की घात 8 अर्ग के बराबर होते हैं, जहां जूल कार्य का मात्रक है एमकेएस पद्धति में, और अर्ग भी किसका मात्रक है, कार्य का, किसमें, सीजीएस की पद्धति में। तो ये बच्चों ये था हमारा विमाओं का अंतिम उपयोग, जब हमने पढ़ा कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ी पद्धतियाँ, कि पद्धतियाँ क्या होती हैं, 3 प्रकार की हैं हमारी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। आप इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है N1U1 बराबर N2U2 का, इसको अच्छे से अपने दिमाग में रख लेंगे कि ये क्या है, तब चीज़ें आपके लिए आसान होंगी और इनको आप कर देंगे चुटकियों में। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, अपनी किताबें निकाल लेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बदलने वाले, और उनको ट्राई करेंगे। कोशिश ये करें कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके लिए भारी हो सकती हैं, क्योंकि आसान है ये, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप बिना पढ़े बिना हाथ से किए इनको कर लें। तो उम्मीद है आप इन्हें अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और खूब पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।